जी, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंचित है और मैं पटना में रहता हूँ। यहीं यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ और सबसे पहले जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण भैया को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। अ, अभी ऐसे समय में इस माध्यम पर मिलना-जुलना हो पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। काफ़ी बुरे समय से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं और आने वाले समय में भी खतरों की आशंका बनी हुई है। तो ऐसे समय में कविताओं का महत्व बढ़ जाता है। मुझसे कहा गया है कि मुझे अगले लगभग 1 घंटे तक कविताएँ पढ़नी हैं और मैं थोड़ी बातचीत भी करूँगा। सबसे पहले तो मैं आज के पाठ से को शुरू करने से पहले मैं अपने कवि मित्र अग्रज प्रशांत विप्लवी को याद करना चाहता हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आज का पाठ उनके ही नाम है। आज मैं जो सारी कविताएँ पढ़ूँगा वो प्रशांत विप्लवी के लिए ही पढ़ूँगा। अगले 1 घंटे में मैं कुछ कविताएँ सुनाऊँगा और काफ़ी दिनों से आज मेरी कोशिश है कि प्रेम से संबंधित कुछ कविताएँ पढ़ी जाएँ। काफ़ी समय से पिछले जो 3-4 लाइव मैंने किए उसमें मैंने प्रेम की कोई कविता नहीं सुनाई। तो कुछ मित्र इस वजह से थोड़े नाराज़ भी थे, उन्होंने ये शिकायत की कि मुझे प्रेम की भी कुछ कविताएँ पढ़नी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रेम की कुछ कविताएँ मैं सुना पाऊँ। और भी कुछ कविताएँ सुनाऊँगा और मुझसे कहा गया है जो बातचीत करने को अर्पण भैया ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ रचना प्रक्रिया को लेकर बात करनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत बातचीत मैं कोशिश करूँगा कि मैं रचना प्रक्रिया को लेकर कर पाऊँ। हालाँकि मेरी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि रचना प्रक्रिया को लेकर मैं कुछ बहुत ठोस बड़ा कुछ कह पाऊँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो किताबें मैंने पढ़ी कविता लिखना शुरू करते हुए और जिन लोगों के प्रभाव मुझ पर रहे, जिन किताबों ने मेरी मदद की, जो किताबें मेरी दोस्त रहीं, जो कविताएँ मेरी दोस्त रहीं, जो लेखक मेरे दोस्त रहे, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत मैं करूँ और ताकि कुछ कुछ हम लोगों को क्लू मिल सके। पंखे की आवाज़ जी मैं 1 मिनट देखता हूँ। वो पूरी तरह से पंखे की आवाज़ नहीं है शायद। आज पटना में काफ़ी बारिश हो रही है और शायद बैकग्राउंड में कुछ बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी। तो हालाँकि मौसम तो ऐसा है कि कविताएँ पढ़ी जाएँ, तो बिना देरी किए मैं पहले 1-2 कविताएँ सुनाता हूँ और फिर थोड़ी बहुत बात मैं उन किताबों के बारे में भी करूँगा। जो पहली कविता मैं पढ़ूँगा, वो पहली कविता है तुम्हारी ओर आते हुए, तुम्हारी तरफ आते हुए। ये पहली कविता है, इसका शीर्षक है तुम्हारी तरफ आते हुए। तुम कह नहीं पाती कई बातें और मैं समझना निभा नहीं पाता। तुम कह नहीं पाती कई बातें और मैं समझना निभा नहीं पाता। सड़क रोज़ ताकती है आसमान, सड़क रोज़ ताकती है आसमान और फिर भी कहाँ है दोनों में कोई संवाद। मेरे छले गए सब प्रेमों की स्मृति से घिरी तुम, मेरे छले गए सब प्रेमों की स्मृति से घिरी तुम मेरी नींद का घर हो गई हो। ये सिर्फ 10 साल पुरानी बात है और रोज़ एक बार नई हो जाती है। अपनी धुन में बजना चाहता हूँ, अपनी तरह की ध्वनि में, अपनी फ्रीक्वेंसी पर, अपने एकांत में। अपनी धुन में बजना चाहता हूँ, अपनी तरह की ध्वनि में, अपनी फ्रीक्वेंसी पर, अपने एकांत में। कुछ उधार नहीं, कुछ पुराना लिया हुआ नहीं, कुछ उधार नहीं, कुछ पुराना लिया हुआ नहीं, वही नया ताप होना,
वही नया ताप होना जो तुम्हारे छू लेने भर से स्वतः घेर लेता था सूरज को। और नया शीशा खरीदना है मुझे जो पूरी दीवार ही घेर ले। और नया शीशा खरीदना है मुझे जो पूरी दीवार ही घेर ले। और मेरी आवाज़ में जो कह रहा है तुमसे कि तुम्हारे बिना जीना नहीं संभव, वही व्यक्ति हो जाना चाहता हूँ। वही व्यक्ति हो जाना चाहता हूँ। अपनी देह से बाहर मिलना है तुमसे, अपने मानचित्र से बाहर मिलना है तुमसे। वहाँ अवमाननाओं की व्यस्तता है, वहाँ अतिरेकों ने खा लिया है भाषा को। वहाँ आने से पहले अपनी शुचिता को घास में गहरे दबाना पड़ता है। वहाँ अवमाननाओं की व्यस्तता है, वहाँ अतिरेकों ने खा लिया है भाषा को। वहाँ आने से पहले अपनी शुचिता को घास में गहरे दबाना पड़ता है। वहाँ जाने के लिए निकलना तीर्थ पर नहीं, आत्महत्या के लिए निकलना है। वहाँ अपने मानचित्र की ओर जाना, उस दरवाजे की ओर बढ़ना है जहाँ जाने कौन पहरेदार खड़ा है। उस दरवाजे की ओर बढ़ना है जहाँ जाने कौन पहरेदार खड़ा है, जिसने पहन रखे हैं चटक नीले कपड़े। सुनो, दूसरी स्त्रियों की गोद ठंडी है, उनके वक्षों में नहीं है तुम्हारे सीने की तरह ज्वर। तालू पर ठहरती नहीं उनकी देह, आसान है उनको दे देना बहुत सारे शब्द। रख देना सब उनकी देह पर, रख देना सब उनकी देह पर। डूब जाना नदी से भरे पोखरों में, भर लेना जैसे आत्मा में बहुत बर्फ। सब नवीन चाहिए मुझे, सुनो तुम, सुनो तुम, सब नवीन चाहिए मुझे। सब नया, दूसरों का जूठा कुछ नहीं, कुछ भी जिया हुआ नहीं किसी और का। सब नया, दूसरों का जूठा कुछ नहीं, कुछ भी जिया हुआ नहीं किसी और का। असंभव से छोटा कुछ नहीं चाहिए, असंभव से छोटा कुछ नहीं चाहिए। और अपने आप में गहरे धस जा सकने वाला चाहिए कुछ। तो तुम वही दोहराव लिए आना जिनको हमने साथ व्यतीत किया है, वही दोहराव लिए आना जिनको हमने साथ व्यतीत किया है। वही जिनमें बार बार दोहराती हो अपनी आवाज़ में मेरा नाम। रहोगी जब तक यहीं इतने ही पास, उम्मीद की पौध में रोज आएंगे फूल, नहीं थकेगा मन। ये पहली कविता है तुम्हारी तरफ आते हुए। जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है एक छोटा कोना सुंदरता। ये कविता प्रेयसी के पैरों के लिए लिखी गई है। वो छोटा सा कोना जो प्रेयसी के पैर घेरते हैं, ये कविता सिर्फ उस छोटे से कोने के लिए लिखी गई है। एक छोटा कोना सुंदरता तुम्हारे पैरों के लिए। कविताएं तुम्हारे सीने पर सिर धरे सुनना चाहता हूँ रात गए। कविताएं तुम्हारे सीने पर सिर धरे सुनना चाहता हूँ रात गए, गहरी रात गए। कोई आवाज़ ना आती हो सिवाय तुम्हारी, कोई आवाज़ ना आती हो सिवाय तुम्हारी। और तुम्हारी देह की गंध से मिली हुई हो पुराने चूर होते पन्ने की महक। सिर्फ इसलिए लिखना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए लिखना चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ में खुद को सुन सकूँ। तुम्हारी लार का स्वाद चिपटा रहे मेरी जीभ से, तुम्हारे पैरों के अगणित चुंबन लिए जा सकें। मृत्यु सी असीम शांति सिर्फ तुम्हारी स्मृति में होना, सिर्फ तुम्हारी स्मृति में होना, बाकी कोई न जाने। बाकी हर जगह से अदृश्य इस तरह गुम जाना कि थोड़ी खाली जगह भी ना बचे। तुम जितना भर चाहो मुझे, उससे एक गज भी अतिरिक्त नहीं। तुम जितना भर चाहो मुझे, उससे एक गज भी अतिरिक्त नहीं। चाहिए मुझे बसंत में पैदा हुई तितलियों सा जीवन, चाहिए मुझे बसंत में पैदा हुई तितलियों सा जीवन। प्रेम करते हुए
किसी के कान में फुसफुसाए चाहत के एक वाक्य की तरह। प्रेम करते हुए किसी के कान में फुसफुसाए चाहत के एक वाक्य की तरह। ये दूसरी कविता थी, एक छोटा कोना सुंदरता। बीच बीच में मैं थोड़ी बात करूँगा क्योंकि अब एक साथ आप कई कविताएं सुने, मैं एक साथ कई कविताएं सुनाऊं तो थोड़ा उबाऊ हो सकता है। रचना प्रक्रिया पर बात करनी है। पहले भी कई बार कई कई लोगों ने ये सवाल पूछता है और अमूमन नए लिखने वालों से तो ख़ास करके पूछा जाता है। जैसे एक बहुत वरिष्ठ कवि जो जो मुझे बहुत प्रिय हैं और जो मुझे बहुत अपना करीबी मानते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार ये लिखते क्यों हो, क्या फ़ायदा है लिखने का, ऐसे लिखना। तो कब लिखना शुरू किया, इस सवाल के बारे में मैंने विशेषकर सोचा जब अर्पण भैया ने मुझसे कहा कि थोड़ी बात इस पर करनी चाहिए। तो मुझको याद आता है कि बहुत पहले लिखना शुरू किया और कविताओं से शुरू नहीं किया, कहानियाँ लिखी बहुत पहले। पाँच 5-6 साल 7 साल की उम्र रही होगी। और तो उस समय चोरी करता था, वो लेखन जो था वो चोरी की तरह था। कॉमिक्स पढ़ता था, कॉमिक्स के जो किरदार होते थे उनको लेके अपनी कहानियाँ बनाता था। तो वैसे लिखना शुरू किया था, कहानियाँ लिखी और लगभग 8-10 साल की उम्र तक ये चलता रहा। और एक चीज़ पहले ही कह देना चाहता हूँ कि बिना बहुत ज़्यादा बिना जो आपके पहले, आपके जीवन के पहले जो साहित्य लिखा जा चुका है उससे कोई एक संबंध बनाए बिना लिखना ये संभव नहीं है। वो लिखने की इच्छा जो जन्मती है वो वहीं से जन्मती है, जो पहले लिखा जा चुका उसको पढ़ते हुए, उससे गुज़रते हुए लिखने की इच्छा जन्म लेती है। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है जो मैं कह रहा, ये हम सारे लोग जानते हैं। जो दूसरा कारण होता है लिखने का, कई बार किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म की या किसी भी तरह के की लिटरेचर राइटिंग की जो इच्छा है वो किसी न किसी कमी से भी जन्मती है। जैसे एक इसका छोटा उदाहरण देता हूँ। कमियाँ कई तरह की हो सकती हैं, हम सबके जीवन में तरह तरह की कमियाँ होती हैं, काफ़ी सारा कुछ हो सकता है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस कहानी का जो पात्र है वो किसी दूसरी तरह से भी वो किसी और सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे, उसके साथ कोई दृश्य हो और उस दृश्य की जगह जो आप पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो मुझे ये लगता था, जैसे मान लीजिए मैं नागराज पढ़ रहा हूँ और सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि नागराज जो है वो पटना आए। तो अब एक 7 साल का लड़का नागराज को पटना बुला तो नहीं सकता, वो क्या करेगा? तो वो एक कहानी लिखेगा जिसमें नागराज पटना चला आएगा। हो सकता है कि आप मेरे पढ़े में अगर मुझे कोई ऐसा दृश्य मिल गया होता तो मैंने उसके बारे में नहीं लिखा होता। तो ये जो कमी है आपके जीवन में, ये जो चाहते हैं जो उस कमी से पैदा हुई हैं, उसको भरने का काम भी लिखना एक हद तक करता है। जैसे परिवार में मैं रहा, जिस तरह के माहौल में मैं रहा, वहाँ कठिन था कि किसी तरह से मतलब कुछ ऐसा किया जाए जो कुछ अलग सा दिखे, क्योंकि एक बहुत बढ़िया एक अच्छे माहौल वाला संगीत का काफ़ी माहौल, चित्रकला का काफ़ी बढ़िया माहौल, बड़े पेंटर्स, बढ़िया सिंगर्स सब थे और मुझको लगता मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं लिखने लगा इस तरह से और मैंने कहानियाँ लिखी शुरू में और कई सारे प्रभाव रहे, जिनमें से सबसे कम उम्र में जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, 13-14 साल की उम्र में मैंने खूब रूसी उपन्यास पढ़े। मेरे बड़े पापा भी कवि थे और वो सीपीआई के कार्ड होल्डर रहे थे, और उनकी सारी किताबें, उनकी पूरी लाइब्रेरी, उसका अच्छा खासा हिस्सा पटना में था। तो रूसी किताबों से, रूसी उपन्यासों से मेरा राब्ता शुरू हुआ और वो किताबें इस तरह से नहीं पढ़ी गई कि अरे ये दुनिया का एक महान लेखक है और इसकी किताब पढ़नी है, अरे ये कोई महान किताब है इसलिए इसको पढ़ लेना चाहिए। मुझे कथाओं की खोज थी, मैं कहानियाँ खोजता था खाली समय में। वो दूसरी पीढ़ी थी, अभी जैसा तो था नहीं कि आपके पास मोबाइल है, फिल्म्स हैं,
आपको अपना मन लगाना जो होता था वो किताबों से करना था। तो मुझे बहुत सा और फिर थोड़ी रुचि भी हो गई थी, ये मान लेता हूँ। तो अ, उन किताबों से जो एक्सपोज़र हुआ, उस एक्सपोज़र की वजह से काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि रूसी उपन्यासों में क्या था नहीं था इस पर काफ़ी सारी बहसें हैं, कई तरह की आलोचनाएं लिखी गई हैं। एक चीज़ जो तय है, जो हर कोई मानता है, वो ये है कि उन उन सभी उपन्यासों में जीवन बहुत था, और जिया हुआ जीवन था, संघर्ष का जीवन था, जहाँ से जहाँ जहाँ धूप आकर नई हो जाती है, उस जगह का जीवन था। जो जो एकदम ज़मीन से सटता है, जहाँ से नया पौधा उगता है, नए अंकुर फूटते हैं, वैसा जीवन था। तो वो जीवन हो सकता है कि आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से किशोरावस्था में ना समझ पाएँ, लेकिन उसका प्रभाव जो है, जो अवचेतन पर पड़ता है, जो छन कर आता है आप तक, वो तो रहता ही रहता है। उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता। तो मुझको जीवन मिला, और जीवन अपने उत्कर्ष में मिला उन उपन्यासों में। जितनी भी समझ रही हो, जो छन कर आया, वो देह में बैठ गया। तो उनकी वजह से पुराण भी, घर में एक माहौल था, तो पूजा पाठ की किताबें थीं, सारे पुराण थे। तो उन पुराणों से भी मैंने कहानियाँ उठाई, कोई धार्मिक एंगल नहीं था। कहानियाँ कई थीं, नहुष की कहानी थी, जटायु की कहानी थी, जो कहानियाँ याद रहीं बाद में। नहुष की कहानी खास कर याद रही कि एक आदमी, वो अपने कर्म से इंद्र हो जाता है, और फिर अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वापस अजगर होकर धरती पर गिर जाता है। तो ये कहानियाँ थीं, और जीवन था, इन कहानियों में भी जीवन था, जीवन ऐसे मिला। तो ये कुछ शुरुआती प्रभाव रहे। इस समय मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, और बिहार में उस समय एक भारी रेस थी कि जिसको देखो वो इंजीनियर बनता था, या डॉक्टर बनता था, या बनने की कोशिश करता था। तो उस भीड़ में, उस भाग दौड़ में जो कम लगता था, उसको इन किताबों ने भरा। इसके साथ हिंदी साहित्य भी काफ़ी मिला, प्रेमचंद मिले, प्रसाद मिले, लेकिन कहानियाँ थीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक आलोचनात्मक दृष्टि बन गई थी, और मैं ये सोच के पढ़ रहा था कि मैं विश्व का महान साहित्य पढ़ रहा हूँ। एक मोटी किताब है जो गर्मी की छुट्टियों में मन लगाएगी, इस दृष्टि से ही उन किताबों को देखता था। तो 10वीं तक तो ये रहा। तो ये सबसे प्रारंभिक जो प्रभाव हैं, वो यही रहे। आगे फिर मैं बताता हूँ, मैं एक दो कविताएं और पढ़ देता हूँ। और चूँकि मैंने कहा है कि मैं प्रेम की कविताएं ही पढ़ूँगा शुरू में, कम से कम। और ये सारी कविताएं प्रशांत विप्लवी के लिए, मैं फिर दोहरा दूँ, प्रशांत विप्लवी अगर देख रहे हों। तो इस कविता का शीर्षक है प्रेम। ये बेहद हाल के दिनों में लिखी हुई कविता है। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हम प्रेम पर कुछ नहीं लिख रहे होते, और जैसे ही प्रेम हमसे छूट जाता है, हम सिर्फ प्रेम पर लिखने लगते हैं। ये बिल्कुल हाल के दिनों की कविता है। ये 15 जून को मैंने ये कविता लिखी है। इसका शीर्षक है प्रेम। एक दिन वह यह कहकर रुक गया कि वह हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन वह यह कहकर रुक गया कि वह हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन उसने यह कहकर चूमा कि इसकी आदत मत लगाना। एक दिन उसने यह कहकर चूमा कि इसकी आदत मत लगाना। साथ भीगने के बाद जैसे एक दिन, साथ भीगने के बाद जैसे एक दिन, उसने मुझसे कहा ये बारिश नहीं है। उसने मुझसे कहा ये बारिश नहीं है। बिल्कुल अकेला रात बिताता हुआ, बिल्कुल अकेला रात बिताता हुआ, अब जानता हूँ यह अकेलापन नहीं है। प्रेम कविता। और ये प्रेम की जो आखिरी कविता मैं पढ़ूँगा, ये मेघना के लिए है। मेघना मेरी वो प्रेयसी है जिसने जब मुझसे प्रेम किया तो मैंने उससे प्रेम नहीं किया, और जब मैंने उससे प्रेम किया तो उसने मुझसे प्रेम नहीं किया। कई बार ये भी होता है। तो ये कविता मेघना के लिए है, और मेघना जब तुम सुनो तो थोड़ा बहुत मुझे याद करना। मेघना। मेघों से भरी हुई
बरसात की शाम की तरह पनियाली तुम्हारी आंखें। मेघों से भरी हुई बरसात की शाम की तरह पनियाली तुम्हारी आंखें। मेघना मेघना मेरी प्यारी मेघना, मेरा दिल तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरसता है। मेघना 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 मेरी प्यारी मेघना, मेरा दिल तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरसता है। बहुत दूर अपनी सफ़ेद उंगलियों पर गिरने देना यही बारिश। इसी बारिश ने इतने बरस मेरी आहें मेरे दर्द संभाल रखे हैं। इसी बारिश ने इतने बरस मेरी आहें मेरे दर्द संभाल रखे हैं। और तुम्हारे जाने के बाद कितने लोग रहते रहे मेरे भीतर। तुम्हारे जाने के बाद कितने लोग रहते रहे मेरे भीतर। सोखते रहे वह नमी मेरी आत्मा पर जो तुम्हारी वजह से उगाई है। सोखते रहे वह नमी मेरी आत्मा पर जो तुम्हारी वजह से उगाई है। बारिश में डूब गया है शहर। ठंडी हवा मेरे भीतर सिर्फ प्यास के मकान खड़ी करती है। तुम्हारे बिना मेरा अकेलापन जंगली पौधों की तरह फैलता है। बारिश में डूब गया है शहर। ठंडी हवा मेरे भीतर सिर्फ प्यास के मकान खड़ी करती है। तुम्हारे बिना मेरा अकेलापन जंगली पौधों की तरह फैलता है। मेघना मेरी मेघना, विरह का दूसरा नाम है ये मौसम। मेघना मेरी मेघना, विरह का दूसरा नाम है ये मौसम। इसी बारिश की तरह लौट आना वापस मेघना। इसी बारिश की तरह लौट आना वापस मेघना। देखना वैसे ही जैसे देखा करती थी छिपी हुई अपनी लाज के भीतर। मेघना मेरी मेघना, मेरी तुम्हारी कहानी में अभी चुंबन शेष है। मेरी तुम्हारी कहानी में अभी चुंबन शेष है और शेष है अनगिनत बारिशों का आना। ये कविता मेघना के लिए। एक अंग्रेज़ी के कवि हैं आगा शाहिद अली, जो कहते हैं कि बारिश का मौसम विरह झेल रहे प्रेमियों को बर्दाश्त नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। तो ये एक दो प्रेम की जो कविताएं थी जो मैं पढ़ना चाहता था। और मैं प्रभावों की बात कर रहा था। एक चीज़ और होती है, ये मैंने पहले भी कहा है कई बार, कि जब आपका दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह हो, जिसको किसी भी आकार में ढाल दिया जाए, अगर बढ़िया शिक्षक मिल जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होता है और एक नई दिशा दिखने लगती है। मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे साथ ये हुआ। 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ते हुए भी मुझे ये अवसर मिला कि मैं एक ऑप्शनल हिंदी का विषय रख सकूं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये रहा कि जो शिक्षक मुझे हिंदी पढ़ाते थे वो खुद दिनकर के छात्र रहे थे। सारी उम्र उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया था और रिटायरमेंट के बाद वो हमारे स्कूल में आ गए थे, तृप्ति नारायण शर्मा जी। और उन्होंने मुझे मेरी भाषा को, मेरे सोचने समझने के तरीके को, लिखने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। वो उस समय उनकी उम्र कोई 80 साल थी और उन्होंने लगभग 40-45 साल तक कॉलेज में पढ़ाया था। उसके बाद भी जब वो क्लास में पढ़ाया करते, मुझे एक प्रसंग विशेष याद आता है कि एक बार वो मेघदूत की बात कर रहे थे। और मेघ जो है वो जितने संतप्त प्रेमी हैं उनके लिए एक संबल की तरह है। तो वो मेघदूत की बात कर रहे थे और कालिदास की बात कर रहे थे, और वो बात करते करते वो 80 साल का आदमी, जिसने 45 साल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई थी और जो बहुत पढ़ चुका था, 80 साल आप जीवन के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो आदमी ऐसा था, वो क्लास में ये ऑप्शनल हिंदी वाले कुछ 10-12 बच्चों के सामने कालिदास की बात करते हुए रोने लगा और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और हम सारे लोग उस एक ख़ास घटना का, जो भी उस क्लास में था, उस एक घटना का हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा।
तो साहित्य का जुनून क्या होता है, लिखने का जुनून क्या होता है, पढ़ने का जुनून क्या होता है, कैसे साहित्य जीवन से अलग नहीं है और आपकी देह के भीतर धंसा हुआ है, इसकी शिक्षा मुझे उनसे मिली। उन्होंने जीकर दिखाया उसको कि आप ऐसे तमाम तरह के मंचों से कटे हुए, तमाम तरह के आयोजनों से कटे हुए, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी करियरिज्म के भाषा की, साहित्य की साधना में लगे रहना, ये मैंने उनसे सीखा। और मुझे आज भी ये लगता है कि उनकी जो भावना थी, उनकी जो उदारता थी, उनकी जो ईमानदारी थी, उसका 1% भी मेरे भीतर आ जाएगा तो मैं काफ़ी कुछ सीख लूँगा। उनका प्रभाव रहा, उन्होंने हमें फ़र्क करना सिखाया, शैली से कवि को पकड़ना सिखाया, शैली की समझ उनसे सीखी मैंने। और आप जानते हैं कि ये आजकल पाठ्यक्रमों का ये कोई हिस्सा नहीं होता कि वहाँ शैलियों पर बात हो, या 12वीं के बच्चे ऑप्शनल हिंदी में कालिदास पर बात करें, ये सिलेबस तो आपसे नहीं कहता। लेकिन उन्होंने हमारी भाषा को उठाया और काफ़ी ऊपर ले गए। उन्होंने हमें तुलसीदास को पढ़ना सिखाया, हम सारे बच्चे जो उस क्लास में थे, और हमने तुलसी के बारे में जाना। और ऐसे ऐसे लेखकों, कवियों को भी वो कक्षा में लेकर आए जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। ये बड़ी बात थी। तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। और उस ज़माने में मैंने हिंदी कविता खूब पढ़ी। 11वीं 12वीं में जब मैं था, कविताओं की तरफ अगर एक तरह से कहें तो मुझे वही खींच कर लाए। उनको दिनकर जी ने कॉलेज में पढ़ाया था, वो दिनकर जी के छात्र रहे थे, तो वे सारे किस्से भी वो सुनाया करते थे। उनको दिनकर जी की कई लंबी कविताएं सारी की सारी मुँह ज़बानी याद थी, और वो क्लास में बोल पढ़ते थे। तो इन चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसी समय, इसी के आसपास मैं एक अंग्रेज़ी के कवि के भी कांटेक्ट में आया, आगा शाहिद अली के कांटेक्ट में। आगा शाहिद अली को उस समय तक उनका देहांत हुए कुछ 5-6 साल हुए थे। अमिताभ घोष ने एक बहुत बेजोड़, बेमिसाल श्रद्धांजलि लिखी थी उनके ऊपर, उनके लिए, जो हमारे सिलेबस में थी। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड करके वो लेसन हुआ करता था। तो वहाँ भी एक अजीब तरह का आकर्षण आगा शाहिद अली के प्रति भी पैदा हुआ। मैं आपको बता दूं कि वो आकर्षण बरकरार है, और मैं उन्हीं पर पीएचडी भी कर रहा हूँ। और आगा शाहिद अली वो खिड़की बने जिससे गुज़रते हुए या मैं अंग्रेज़ी के और कवियों तक पहुँचा, और तब ये लगा कि हाँ, अब अंग्रेज़ी में ही आगे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो मैं कुछ कविताएं और सुना देता हूँ, फिर मैं आपको आगा शाहिद अली और अंग्रेज़ी के जिन कवियों को मैंने शुरू में पढ़ा उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो मैंने प्रेम की 4 कविताएं पढ़ दी हैं, और अगर मैं काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप मुझसे कहें, मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। ये माध्यम ऐसा है कि खुद को देखते हुए बोलना भी काफ़ी असहज करता है लोगों को, तो थोड़ा बहुत मैं उससे भी जूझ रहा हूँ बल्कि। तो चूँकि मैंने प्रेम की कविताएं पढ़ ली, मुझको लगता है मुझे 1-2 विरह की भी कविताएं पढ़नी चाहिए। अगर वो प्रेम की कविताएं थीं, तो जो 2 कविताएं मैं पढ़ूंगा आगे, वो विरह की कविताएं हैं। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है बड़े होते लड़के। बड़े होते लड़के। फिर अचानक किसी दिन पता भी नहीं चलता। फिर अचानक किसी दिन पता भी नहीं चलता, खिड़की कोई बंद हो जाती है, किसी पुल से गुजरना छूट जाता है। खिड़की कोई बंद हो जाती है, किसी पुल से गुजरना छूट जाता है। पलट कर देखने पर कोई चश्मे से झांकता नहीं दिखता। पलट कर देखने पर कोई चश्मे से झांकता नहीं दिखता। इस्तेमाल खत्म हो जाता है हथेलियों का, कि वो अब गोदों में धरी नहीं जाती। इस्तेमाल खत्म हो जाता है हथेलियों का, कि वो अब गोदों में धरी नहीं जाती। वे दिन बीत जाते हैं बहुत जल्दी। वे दिन बीत जाते हैं बहुत जल्दी। रेलगाड़ियाँ जैसे तेज़ी से गुजरती हैं प्लेटफॉर्मों से। उम्र से बीत जाते हैं साल।
उम्र से बीत जाते हैं साल, आज से देखते हुए हर सिंगार के फूल, आज से देखते हुए हर सिंगार के फूल, सोचते हुए कि किसी दिन फिर कहीं दूर कुछ तो लौटेगा। बड़े हो जाते हैं लड़के एक दिन, बड़े हो जाते हैं लड़के एक दिन। तो ये कविता थी बड़े हो जाते हैं लड़के। जो अगली कविता मैं पढ़ूंगा, ये उत्तर प्रेम की कविता है। ये प्रेमिकाओं के बाद की कविता है। हर बार जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको लगता है कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रेम है, और जैसे ही आप उस प्रेम से छूट जाते हैं आपको ये लगता है कि फिर आप दोबारा प्रेम नहीं कर पाएंगे। ये प्रेमिकाओं के बाद इस कविता का शीर्षक है। अपनी छाती पर उनके दांतों के निशान लिए घूमता रहा, अपनी छाती पर उनके दांतों के निशान लिए घूमता रहा, इतराता भरा हुआ जीवन से। वे अपनी जेबों में मेरी गंध से भरे रुमाल रखतीं और मुझे ऐसे देखतीं जैसे किसान तूफान के पहले लहलहाते खेत देखता है। वे अपनी जेबों में मेरी गंध से भरे रुमाल रखतीं और मुझे ऐसे देखतीं जैसे किसान तूफान से पहले लहलहाते खेत देखता है। उन्होंने मेरे साथ रहने के जतन नहीं किए होंगे, मैं नहीं मानता। उन्होंने मेरे साथ रहने के जतन नहीं किए होंगे, मैं नहीं मानता। अंत में वे प्रेम से ही हारी होंगी, यह कह देने की नहीं, समझने की बात है। अंत में वे प्रेम से ही हारी होंगी, यह कह देने की नहीं, समझने की बात है। जैसे किया उन्होंने बिना पाए, वैसे ही सीखना चाहता हूँ प्रेम करना मैं भी। नहीं बताया बहुत कुछ उन्होंने उन पुरुषों के बारे में, वे जिनको सौंप दी गई। नहीं बताया बहुत कुछ उन पुरुषों के बारे में, वे जिनको सौंप दी गईं। इसमें दया नहीं थी, प्रेम था। सिर्फ यही एक बात है जो जीने नहीं देती, सिर्फ यही एक बात है जो जीने नहीं देती। ये कविता है प्रेमिकाओं के बाद। तो ये प्रेम और विरह की कविताएं थी। थोड़ी कविताएं और पढ़ूंगा और थोड़ी बातचीत और करते हैं। तो मैं अंग्रेज़ी कवियों की बात कर रहा था। जो पहले अंग्रेज़ी कवि जिनका मेरे ऊपर प्रभाव रहा वो खुद आगा शाहिद अली थे। आगा शाहिद अली से मैंने सीखा कि कैसे अपनी परंपरा की पहचान होनी चाहिए और कैसे हर नया कवि, पुराने जितने कवि हैं उनको नए अर्थ देता है। आगा शाहिद अली लगातार ये काम करते हैं। वो एक ऐसी जगह से आते थे जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह रही, कश्मीर के थे वो, और फिर वे समलैंगिक थे। एक ये बात थी। तो उन्होंने काफ़ी संघर्षों वाला जीवन जिया और कभी उन संघर्षों का उनके निजी जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा, पर उनकी कविताएं, जिसको कहते हैं दुनिया के सारे कोनों से अपने बिंब और अपनी अंतर्ध्वनियाँ उठाती थी। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़े कवि हैं। उनके ही द्वारा उन्होंने जो खिड़की खोली उससे कीट्स, शेली, कम से कम ये इन दो कवियों का शुरू में ही काफ़ी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। कीट्स और शेली दोनों अंग्रेज़ी रोमांटिक कवि हैं और दोनों के यहाँ वो जुनून है। शेली को मार्क्स के पहले का मार्क्स कहा जाता है, तो उनकी विचारधारा का भी एक प्रभाव मेरे ऊपर था। शेक्सपियर तक फिर मैं पहुंचा। आगा शाहिद अली ने एक कविता में लिखा, मैड हार्ट बी ब्रेव। मैड, ये हैमलेट की लाइन है जिसका इस्तेमाल करते हुए आगा शाहिद अली ने लिखा, मैड हार्ट दिस इज़ योर पेन। इस तरह की एक पंक्ति उन्होंने लिखी। तो शेक्सपियर के घर भी मेरा जो जाना हुआ वो आगा शाहिद अली से गुज़रते हुए ही हुआ। और इन लोगों का प्रभाव इस तरह था, इन लोगों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि मुझे अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई अंग्रेज़ी में ही करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा बनी, एक ऐसा माध्यम बनी कि उसने बहुत सारे कवियों को के बारे में मुझको बताया। तो कीट्स और शेली और शेक्सपियर और आगा शाहिद अली, कम से कम ये चार अंग्रेज़ी भाषा के कवि
हिंदी के कवियों और रूसी उपन्यासकारों के अलावा अ, इनका इनका प्रभाव मेरे ऊपर आया। अ, फिर आगे मुझे हिंदी में भी कुछ ऐसी किताबें मिली, कम से कम एक किताब तो ऐसी ज़रूर मिली जिसने कई सारे कवियों का पता मुझको बताया। मैं उनके बारे में भी बात करूँगा, एक दो कविताएं और सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं, दो तीन कविताएं और पढ़ूँगा और थोड़ी सी बात करूँगा, और उसके बाद मतलब हम लोग ये कार्यक्रम ख़त्म कर सकते हैं। तो जो अगली कविता मैं पढ़ने वाला हूँ वो मेरी माँ के लिए है। अ, अपने ननिहाल हम लोग बहुत कम गए, और माँ का भी जाना काफ़ी सालों सालों पर हो पाता है। अ, अ, वापस अपने शहर में वो रांची की हैं, और रांची में एक ख़ास सड़क है जिसका नाम है कचहरी रोड। कचहरी रोड वो सड़क है जहाँ माँ का स्कूल था, जहाँ माँ ने अपनी किशोरावस्था बिताई, और उसी सड़क के बिल्कुल पास सटे उनका घर भी हुआ करता था। और चूँकि माँ के कोई भाई नहीं था, तो काफ़ी उस वजह से भी, और नाना नानी के नहीं रहने के बाद एक तरह से वो शहर उनके लिए छूट गया। तो ये कविता माँ के लिए है। कचहरी रोड में माँ। अब उस उम्र में आ गया हूँ कि बहुत खुशी सामने देखकर जी भर जाता है। अब उस उम्र में आ गया हूँ कि बहुत खुशी सामने देखकर जी भर जाता है। 10 साल, 10 साल, इतने दिन लगे माँ को कचहरी रोड वापस आने में। आधी, बिना घर के उस शहर में माँ जहाँ उसकी यूनिवर्सिटी है। बिना घर के उस शहर में माँ जहाँ उसकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ उसकी सहेलियाँ थीं, जहाँ उसकी माँ थी, और 3 बच्चों वाले उसके निसंतान पिता। 10 साल, इतने दिन लगे माँ को कचहरी रोड वापस आने में। आधी, बिना घर के उस शहर में माँ जहाँ उसकी यूनिवर्सिटी थी है, जहाँ उसकी सहेलियाँ थीं, जहाँ उसकी माँ थी, और 3 बच्चों वाले उसके निसंतान पिता। मैं चाहता रह गया कि माँ के हिस्से का गुस्सा मेरे हिस्से आए। मैं चाहता रह गया कि माँ के हिस्से का गुस्सा मेरे हिस्से आए, उसके हिस्से का दुख जिससे टूट कर गल रही है उसकी देह मेरे हिस्से। इतिहास में भले ही क्षमा की स्मृति जगमगाती है। इतिहास में भले ही क्षमा की स्मृति जगमगाती है, लेकिन क्षमा क्षति की विस्मृति है। एक मकान का अर्थ एक स्त्री के लिए सिर्फ अर्थशास्त्र से निश्चित नहीं होता। एक मकान का अर्थ एक स्त्री के लिए सिर्फ अर्थशास्त्र से निश्चित नहीं होता। माँ के लिए, और इसके इसलिए माँ के लिए, और इसलिए उसके बाद सबके लिए एक साधारण सड़क एक पूरे जीवन का संकेत है। माँ के लिए और इसलिए उसके बाद सबके लिए एक साधारण सड़क एक पूरे जीवन का संकेत है। जो साधारण है, भाषा की लघुता से परे है, वही संचयन योग्य है। जो साधारण है, भाषा की लघुता से परे है, वही संचयन योग्य है। मिटा नहीं पाएगी कोई निशानी किसी घाव की। मिटा नहीं पाएगी कोई निशान किसी घाव का। मिटा नहीं पाएगी कोई निशान किसी घाव का, पर कविता हमेशा मरहम की तरह रहेगी। कचहरी रोड में माँ। जो अगली कविता मैं पढ़ूँगा वो गांव के लिए है। पिछले महीने मैं कोविड पॉजिटिव था, अप्रैल और पूरा मई, और फेफड़े थोड़े ज़्यादा संक्रमित थे, तो कुछ समस्या रही, कुछ ज़्यादा लंबा खिंच गया पूरा मामला। और जिस दिन से बीमार हुआ, उस दिन से सिर्फ एक चाह मन में जगती थी कि मुझे गांव चले जाना चाहिए। मैं पेड़ों के बीच रहना चाह रहा था, शहर में कंक्रीट के जंगल में रहते हुए जहाँ आसपास एक भी पेड़ नहीं दिखाई देता। मेरे भीतर बार बार ये इच्छा उठती थी कि मैं गांव क्यों नहीं चला जाता, मुझे गांव चले जाना चाहिए। तो ये कविता मैंने
मई में लिखी है, अभी बीत गई जो मई उसमें। और इसका शीर्षक है बार बार पूछा मैंने। बार बार पूछा मैंने कि शहर छोड़कर वापस गांव क्यों नहीं चले जाते। बार बार पूछा मैंने कि शहर छोड़कर वापस गांव क्यों नहीं चले जाते। दिन की थकान के बाद रात की भी थकान है यहाँ। गाड़ियों के शोर के बाद मशीनों का शोर है। पति मिल नहीं पाता पत्नी से, एक तारों भरी रात नहीं उनके हिस्से। क्या सफ़ेद फूलों वाले जंगल भी घड़ी देखकर जाना होगा? क्या खत्म नहीं हो सकता काम? बार बार मैंने पूछा उनसे और बार बार खुद से भी पूछा, गांव क्यों नहीं चले जाते। ये कविता है गांव क्यों नहीं चले जाते। तो शायद हम लोग इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात और करूँगा और सिर्फ एक कविता और सुनाऊँगा। कोविड के दौरान ही वो कविता भी लिखी गई है। सिर्फ एक कविता और सुनाऊँगा। तो मैं कीट्स और शेली और शेक्सपियर की बात कर रहा था। फिर यूनिवर्सिटी में हमें अरुण कमल पढ़ाया करते थे, तो अरुण कमल जी से बातचीत होती रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि नए कवियों को क्या पढ़ना चाहिए और नए कवियों की जो दृष्टि बनती है, कविता क्यों करनी है, कविता कैसे करनी है, ये जो सवाल हैं इनके सबसे सही उत्तर कहाँ से मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये उत्तर तो तुम्हें खुद ढूंढने होंगे, लेकिन ऐसा ही एक नया कवि जब उत्तर ढूंढ रहा था तो एक थोड़े वरिष्ठ कवि ने उसके कुछ खतों के जवाब दिए थे, तो तुमको वो खत पढ़ लेने चाहिए। वो रिल्के की बात कर रहे थे और रिल्के ने जो युवा कवि को जो पत्र लिखे हैं, ये इंटरनेट पर हैं फ्री में, इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, अंग्रेज़ी में तो खैर हैं ही। वो पत्र उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पढ़ने चाहिए और मैंने उनकी बात मानी। मैंने जाकर वो किताब खरीदी। उन पत्रों में एक जगह जिसका बार बार अरुण कमल भी जिक्र करते हैं, रिल्के ने एक जगह कहा कि अगर दुनिया में कुछ भी हुआ जा सके तो हो जाना चाहिए। अगर आप जेलर बन सकें और आपको कविता ना करनी पड़े तो आप जाकर जेलर बन जाएं। लेकिन कविता तभी करें जब आप बिना कविता लिखे रह ना पाते हैं। कविता आपके लिए जीवन हो तभी कविता करें। तो रिल्के के उन पत्रों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और ये रचना प्रक्रिया में ये साथी बने। इनसे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मैं उधार लेता रहा, कुछ सीखता रहा और इनको पढ़ते हुए दुनिया देखने के तरीके में भी जानते न जानते काफ़ी कुछ बदलता रहा। तो मुझको लगता है कि जब भी किसी नए कवि को रचना प्रक्रिया की बात करनी होती है, उसको जाहिर है कि अपने ऊपर रहे इन प्रभावों के बारे में बात करनी होगी। उसी समय जिस समय मैंने रिल्के को पढ़ा था, अभी भी मेरे अध्ययन में एक बहुत भारी कमी थी। मैं विश्व कवियों को नहीं जानता था और ये बहुत गर्व की बात है कि विश्व कवियों तक पहुंचाने वाली जो सबसे बढ़िया किताब मुझे मिली, वो किताब हिंदी में लिखी गई है। उतनी बढ़िया किताब जो विश्व के महान कवियों के, कम से कम 20वीं शताब्दी के ज़्यादातर महान कवियों का जो परिचय दे दे, ऐसी सबसे बढ़िया किताब हिंदी में है। वो विजय कुमार जी की लिखी हुई किताब है और 2010 में, कुछ 20 साल मेरी उम्र थी, मैं बीए का छात्र था, यहीं पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी में बीए कर रहा था। मैं बीए का छात्र था। 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय संभवतः उस समय मुझे वो किताब मिली और उस किताब ने मुझे विश्व कवियों से परिचित कराया। विश्व के कम से कम 20वीं शताब्दी के जितने महान कवि हुए किसी भी भाषा के, लातिन अमेरिकी, रूसी, ये सारे कवि, पोलिश, यूरोपियन, सारे कवि, उनका बहुत बढ़िया परिचय, उनके प्रमुख कामों का बहुत सुंदर अनुवाद, सब उस किताब में था। तो एक नई दुनिया ही खुल गई। वो जैसे एक खिड़की की मैंने बात की, जो खिड़की आगा शाहिद अली ने खोली थी, ऐसी ही एक और थोड़ी उससे बल्कि बड़ी खिड़की विजय कुमार जी ने खोली उस किताब के ज़रिए। और उस किताब से मैंने बहुत सारे कवियों को पाया। बल्कि वो किताब ऐसी है कि 10 साल बीत चुके हैं और साल में 1-2 बार वो किताब खुलती है और हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। और अब तो मेरे पास एक नई कॉपी है उस किताब की,
जो पहली कॉपी जो मुझे मिली वो मुझे अरुण कमल जी की मिली। उन्होंने अपनी कॉपी मुझे उधार दी और उसमें उन्होंने हाथ से जगह जगह नोट्स लिखे हुए थे। तो एक कवि ने किताब लिखी, कवियों के बारे में किताब लिखी, और एक और कवि ने उस किताब को पढ़ा था इसके पहले कि वो एक नए कवि तक पहुंची। तो ये सारी परंपराएं और ये सारे कवि, विजय कुमार, अरुण कमल और वो सारे कवि जो उस किताब में जिनका जिक्र था, वो सारे एक साथ मेरे पास पहुंचे। इससे जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ये भी एक चीज़ है जो आप समझते हैं समय के साथ, लेकिन इसके साथ साथ आप समझिए कि जैसे कितना कुछ मेरे हाथ लग गया। तो जो रचना प्रक्रिया है, जो लिखने का जो सिलसिला है, वो इन्हीं को पढ़ के शुरू हुआ और इन्हीं के साथ चलता रहा। एक चीज़ और होती है जो आपके भीतर होती है, हालांकि मैं कहूँगा ये लगेगा कि ये बड़ी बात है, कुछ ऐसे ही ये फेंक रहा है, इस तरह की बात कर रहा है। मैं बचता हूँ ये बात कहने से, लेकिन चूंकि रचना प्रक्रिया पे बात करनी है इसलिए ये बात कहता हूँ। इसको आप बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा। ये एक ये बात भी होती है कि आदमी के जीवन में जो कमी रह जाती है उसको पाने के लिए, उस जगह को भरने के लिए, जीवन जो जीना चाहता है आदमी और जीवन जो वो जी रहा होता है, ये जो दूरी है दोनों के बीच में, जिया हुआ जीवन और चाहा हुआ जीवन, इसको पाटने के लिए आदमी कविताएं लिखता है। और विजय कुमार जी की उस किताब का नाम है खिड़की के पास कवि। तो ये जो पाटने की ज़रूरत है, इससे मुझे लगता है मेरे भीतर कविता पैदा होती है। और फिर अपना अकेलापन भरने के लिए अब फिर आप इसको बहुत गंभीरता से मत लीजिए, पर मुझे लगता है कि कुछ लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए, कितने भी मित्र हों, हमेशा अपने आप से भी एक दूरी रहती है। तो मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं होती थी कभी। मैं कई लोगों को जानता था, लेकिन मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा किसी से नहीं हुई, कोई बहुत करीबी मित्र नहीं था। एक इनेबिलिटी थी बिलोंग कर पाने की, और हमेशा एक तरह से मिसफिट रहा। तो इन सारी जगहों को, ये सारा कुछ जो है, ये आपके आत्म पर घाव करता है। तो इस घाव को भरने के लिए, या कम से कम उस पर कोई मरहम लग सके, इसलिए भी मैंने कविता करनी शुरू की। एक तरह की असंगति जो आप दुनिया देखते हैं और आप सोचते हैं कि अरे ये सामने क्या घट रहा है, एक तरह की एब्सर्डिटी है जिससे आपका रोज़ सामना होता है। तो उससे लड़ने में कविता आपकी सहायक होती है। और उसी चाह से मुझको लगता है कि दुनिया में बहुत सारे कवि लिखते हैं, मैं कम से कम उसी चाह से मैंने लिखना शुरू किया कि शायद थोड़ा कविता लिखते हुए मैं कहीं बिलोंग कर जाऊं, या और कहीं नहीं तो उस कविता भर, उस कविता में तो मैं थोड़ा सा फिट बैठूं, बिलोंग कर जाऊं। तो ये थोड़ा कुछ मुझे रचना कर्म पे कहना था। आखिरी हिस्से को आप थोड़ी कम गंभीरता से लीजिए, ये इतनी गंभीर बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी मेरी उम्र बहुत कम है, काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है। फिर भी अभी तक जो पढ़ा, जो कुछ है, सब उन्हीं से है। उनके बिना कुछ नहीं होता। अपने शिक्षकों से और अपने पूर्वजों से, निराला से, तुलसी से, मुक्तिबोध से, राजकमल चौधरी से, आगा शाहिद अली से, शैली से, कीट्स से, रित्सोस से, सिल्विया प्लाथ से, ये सारे नाम जो ले रहा हूँ, इन सारे लोगों से मैंने सीखा है। और अभी अभी और काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। तो बहरहाल जो आखिरी कविता मैं सुनाऊंगा, इतना कुछ मुझको कहना था। अब एक आखिरी कविता सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और ये कविता भी इधर के दिनों में लिखे हुए है। पिछले कुछ दिनों में हम सभी ने अपने बहुत सारे करीबियों को खोया है। तो ये कविता उनमें से उन सारे लोगों के लिए है एक तरह से। फिर भी मैं कुछ नाम ले लेता हूँ जिन्होंने ज़्यादा, जिनका जाना ज़्यादा खल रहा है और ज़्यादा बड़ा एक शून्य पैदा हुआ है मेरे अपने जीवन में, जिनके जाने से चंडीदत्त शुक्ल नहीं रहे, उनका जाना बहुत खला। मेरे कुछ शिक्षक नहीं रहे। मेरी पुरानी, जब मैं पढ़ता था तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हुआ करती थी पटना कॉलेज में, महाश्वेता घोष, अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी और हमें लॉरेंस पढ़ाया करती थी, वो नहीं रही। शैलेश्वर सती प्रसाद जो बहुत अच्छे साहित्यकार और अंग्रेज़ी के सबसे धाकड़ प्रोफेसरों में से एक थे, उनसे हाल के दिनों में ही राब्ता हुआ था, कुछ 2-3 सालों का। लेकिन उनका जाना भी बहुत खला। वो एक अभिभावक की तरह थे जिनके पास जाया जा सकता था।
तो उनका जाना भी बहुत खला। तो ये कविता मैंने उनके लिए लिखी है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो चले गए। उनके ऐसे ऐसे समय में हमें क्या करना है, हमें जीवन तो खोजना पड़ेगा किसी तरह से। तो ये खुद को दिलासा देती हुई कविता भी है। कविता का शीर्षक है इस समय। एक दोपहर तुम उठोगी, एक दोपहर तुम उठोगी और कहीं से मेरे जानिब भी यही पाओगी। फूलों के गुलदस्ते, प्रार्थना के लंबे संदेश, बहुत मुस्कुराती हुई किसी तस्वीर पर अफसोसों की लड़ी। ऐसे ही जब दोपहर लगेगा बिना किसी घटना के बीत गई है, मुझे लगता है मेरी भी खबर आएगी। ऐसे ही यूं ही क्षण भर में कहीं दूर चला जाऊंगा। ऐसे ही यूं ही क्षण भर में कहीं दूर चला जाऊंगा अपनी इच्छा के बिना। भय के भीतर कोई कविता नहीं होगी, भय के भीतर कोई कविता नहीं होगी। धरे के धरे अधूरा ऐसे ही रह जाएगा सब कुछ, ऐसे ही रह जाएगा सब कुछ। फिर भी तुम निसार मत होना, फिर भी तुम निसार मत होना। दुखों के उपलों से उष्णता का ईंधन बनाना है, दुखों के उपलों से उष्णता का ईंधन बनाना है। हमें इस तरह निभाना है बिना एक दूसरे के जीवन को इस समय। तो ये कविता चंडीदत्त शुक्ल के लिए है, महाश्वेता घोष के लिए है, शैलेश्वर सती प्रसाद के लिए है और उन सभी लोगों के लिए है जो पिछले दिनों महामारी की वजह से नहीं रहे। मुझको यही थोड़ा कुछ कहना था। मैंने कुछ कविताएं सुना दी और पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। आप सभी इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी ने इतने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी, मेरी कविताएं सुनी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण भैया को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ नए कवि को ये मौका दिया कि मैं इतनी देर आकर अपनी कविताएं सुनाऊं और अपनी बात आप सभी के सामने रखूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।